हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल देवनदास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एनसीईआरटी। हम अपनी वीडियो में अब एनसीईआरटी सीरीज लेके आ रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज में आप 6 to 8 तक की जितनी भी एसएसटी की जितनी भी किताबें, सबका निचोड़ आपको हमारी वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियोस आपको एसटेट, सीटेट और अन्य जो टेट होते हैं उनमें, अन्य जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनमें आपको हेल्प करेंगी। तो गाइज़, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेंगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और हम 6 to 8 तक की एनसीईआरटी का टोटल निचोड़ लेकर आ रहे हैं और हर चीज़ को सीक्वेंस वाइज और बहुत अच्छी तरीके से उसको डिफ़ाइन किया जाएगा। और मेरा ये मानना है कि आप अगर संग के साथ अगर आप नोट्स बना ले तो ये बेटर नोट्स होंगे। और एनसीईआरटी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में एनसीईआरटी आपकी हेल्प करेगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। तो वीडियो में आगे जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी हमारे अतीत से, जैसे कि आपको आपके थंबनेल से आपको पता चल गया है। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की हमारे अतीत से। पहला पार्ट है हमारे अतीत में क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसा कि गाइज आपको पता है कि कोई भी न्यूज़ हमारे पास आती है, जब रिकॉर्ड टूटते हैं और हम समाचार देखते हैं तो कई बार देखते हैं कि 100 साल पहले की बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, या फिर 100 साल पहले के जो भूकंप, 35 साल पहले के भूकंप, 200 साल पहले भूकंप जो आया उसके रिकॉर्ड टूट गए। तो हम कैसे मान लेते हैं, कैसे जान लेते हैं कि इतने साल पहले कैसे हुआ और उसकी जानकारी कैसे हमें प्राप्त हुई है और कैसे उन लोगों को पता चला कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा। तो यही सब कुछ जानेंगे और पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे पार्ट से, कि कैसे पता लगाएं। जैसे कि आज कल हम कुछ भी घटना पूरे देश में, पूरे संसार में कहीं घटना घटती है तो उसकी न्यूज़ हमसे पता चल जाती है। किसके माध्यम से? रेडियो, टेलीविज़न, अखबार। आज हमारे पास इतने सारे माध्यम है किसी भी न्यूज़ को जानने के लिए। तो उस समय के लोग क्या कर रहे, कैसे कर रहे, क्या हो रहा था, ऐसी न्यूज़ कैसे पता लगाएंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे। तो अगला पॉइंट बनता है कि लोग कहाँ रहते थे उस समय, लोग कहाँ रहते थे। जैसे आज हम अपने पक्के घरों में रहते हैं, कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है। तो उस समय लोग किस तरीके से रहते थे? उस समय लोग नदी के तट के किनारे पर, नदी के तट पर वो रहते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको, इसका एक रीज़न है रहने का, वहाँ पर उनको आसानी से जो वनस्पति जिनके ऊपर वो निर्भर थे, पशु पक्षी जिन पर वो निर्भर थे, वो आसानी से उन्हें वहाँ प्राप्त हो जाया करते थे। ये कारण था नदी के तट पर रहने का उनका। तो पुराने लोग नदी के तट पर रहते थे। तो गाइज, अगला क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है हमारा कि क्या करते थे वो लोग। जैसे कि आज हम अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने खेतों में काम करते हैं और बाहर जाकर कंपनियों में भी काम करते हैं और बड़े छोटे सब तरह के ऑफिसों में अपनी आजीविका के लिए हम काम करते हैं। अपना खुद का भी लोग काम करते हैं अपनी आजीविका के लिए। तो वो क्या करते थे? वो अपनी आजीविका या भोजन के लिए फल फूल और जानवरों का शिकार किया करते थे वो लोग। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पहले सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल को उपजाना शुरू किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करें। ये जितने भी पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी का निचोड़ का मेन पॉइंट वो हैं, तो इन्हें ज़रूर सभी पॉइंटों को अपने कॉपी में आप नोट करें। अगला है, उन्हें भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था इसी समय में उन्होंने। कई बार क्वेश्चन आता है कि जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था वो स्थान कहाँ है? तो जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। एक पॉइंट टॉपिक आता है कि सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं। सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। अब एक पॉइंट ये भी है नोट करने लायक कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर भी फले फूले थे। ये भी जानकारी मिलती है साक्ष्यों से।
गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास एक क्षेत्र था प्राचीन काल में जिसे मगध कहते थे। बहुत ही मजबूत क्षेत्र था। वहाँ के जो शासक थे वो भी बहुत मजबूत थे। वो आज वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध का एक अपना ही नाम था उस समय। अगला पॉइंट होता है कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाया करते थे। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर के तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को वो अपनाते थे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कंपनियां हैं, वो भी एक दूसरे की विचारों को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। उस टाइम उनका जो काम था वो भी उसी तरह से था कि वो एक दूसरे के विचारों को अपनाकर ये सारे काम किया करते थे। अब एक रोचक क्वेश्चन और आता है, टॉपिक आता है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हम जहाँ रहते हैं उसका नाम, उस देश का नाम भारत है। इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। वैसे आर्यवर्त भी कहा जाता है भारत को। तो भारत पड़ा कैसे नाम? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, देश को इंडिया कहा गया। तो ये थे हमारे देश का नाम भारत पड़ने का एक कारण। अतीत के बारे में कैसे जाने? अगला पॉइंट, अतीत के बारे में जानने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना? अतीत के बारे में अगर हमें जानना है तो अतीत में जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनको ढूंढना है। पढ़ने से हम उसके बारे में जान सकते हैं अतीत में क्या हुआ। जो अतीत की जो चीज़ें हमें मिलती हैं, पुस्तकें हमें मिलती हैं, पांडुलिपि हमें मिलती हैं, उनमें जानकर पढ़कर हमें पता चलता है कि अतीत के बारे में क्या था, अतीत में कैसे लोग रहते थे। अब जानते हैं पांडुलिपि के बारे में। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला एक मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है जो लैटिन शब्द मेनू, जिसका जो अर्थ होता है हाथ से निकला है। यानी मेनू का जो अर्थ होता है वो हाथ होता है और इसी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट का जो पूरा अर्थ निकलता है वो हाथ से लिखी गई पुस्तकें पढ़ता है। ये जो पांडुलिपियां हैं प्राय ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये पांडुलिपियां प्राय मंदिरों और विहारों से हमें प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा अभिलेख। अभिलेख क्या है? ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से हमें मिला है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट टॉपिक आता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए भी छानबीन तथा खुदाई करते थे। ये सारे जो टॉपिक पॉइंट हैं ये हमारे अतीत की कक्षा 6 की हमारे अतीत के पहले पार्ट से लिए गए। हर एक पॉइंट के ऊपर विशेष टिप्पणी के साथ में नोट बनाए गए हैं। कृपया इनको अपने कॉपी में जरूर नोट्स बनाएं। अब बात आती है तिथियों के बारे में। जैसे हम आज जानते हैं जैसे कि 10 तारीख है, 11 तारीख है, दिसंबर है, जनवरी है, जून है, क्या है, तो इस तरीके से जानते हैं। तो पहले तिथियों को किस प्रकार जानते थे, किस तरीके से उनकी गणना की जाती थी, वर्ष की गणना कैसे की जाती थी? तो तिथियों का मतलब, वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। जैसे कई बार लिखी मिलती है हमें 2600 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व, या इसका मतलब क्या है, वो सभी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियां हैं। तो गाइस, इस
पाठ में आज इतने ही टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही एनसीईआरटी निचोड़ को जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें तो भी वो अच्छा रहेगा। और आगे की वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाली है, और इन वीडियो में हम पूरा जो है एनसीईआरटी का निचोड़ करेंगे।